आप लोग देखते हैं कि आपके राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के भी चुनाव होते हैं। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इन सब के लिए चुनाव होता है। और इनका चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही ये सभी चुनाव होते हैं। लेकिन कुछ समय पहले से आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी, ईमानदारी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कई राजनीतिक दलों के द्वारा। और कहा जा रहा था कि ये जो वर्तमान में सत्ता है, जिसकी भी सरकार रहती है, उसके दबाव में काम करता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हो रही हैं उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। और इसी को लेकर आप देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने इनकी नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग काफी चर्चा में बना हुआ है। आज हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे। लेकिन आप ही सोचिएगा, अगर हमारे देश के मतदाताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहता है, इस जो चुनाव प्रक्रिया है इस पर भरोसा नहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग घर से वोट डालने ही नहीं निकलेंगे। वो सोचेंगे कि छोड़िए, जब जीतना किसी एक ही पार्टी को है, किसी एक के ही दबाव में कुछ भी हो सकता है, तो एक तरह से भरोसा उठ जाएगा उनका। और देखिए, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि संवैधानिक संस्था है और इससे उम्मीद यही की जाती है कि ये निष्पक्ष तौर से काम करे, ईमानदारी से काम करे। लेकिन इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ना, आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की देख लीजिए या अन्य चुनाव आयुक्त की, तो ये आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। और एक तरह से आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अब आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक वो अलग बात होती है कि वो संवैधानिक पद है, लेकिन किसके दबाव में काम करेंगी? हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करेंगी। कांग्रेस का जब राष्ट्रपति होता था, वो चुनाव जिताती थी, तो वो उसके दबाव में काम करती थी। तो इसीलिए कह देते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति का पद है वो आप केवल मुहर है, एक तरह से रबर का काम करता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी अगर कोई कह दे बात तो राष्ट्रपति नकार दे उसे? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। और राष्ट्र जिसे वो चाहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देंगे, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देंगे। तो इसी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भी भरते रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, लोकतंत्र सूचकांक आता है, तो उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई नई बात नहीं है। एक कांग्रेस के समय भी होता था, आज भी हो रहा है, और आने वाले समय भी अगर सुधार नहीं हुआ तो उस समय भी इस तरह की सवाल खड़े होते रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लीजिए। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आज भी आप लोग देखते हैं कि किसी को किसी पर भरोसा हो, सरकार पर भरोसा हो, प्रधानमंत्री पर भरोसा हो ना हो, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है, और न्यायपालिका जो फैसला करती है तो उसे सभी लोग मानते भी हैं। तो यही होता है संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य कि निष्पक्ष रूप से काम करें। और देश में जब भी चुनाव होते हैं तब आप देखिए चुनाव आयोग चर्चा में रहने लगता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग जिस समय देख रहे हैं उस समय कौन है भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव, मुख्य आयुक्त? ये आप लोग नीचे बताइएगा। और भारत निर्वाचन आयोग, जिसे आम तौर पर हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि संविधान के अनुच्छेदों के तहत इसकी स्थापना की गई है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं
और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए कि सरपंच का हो गया, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है उनका। जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, तो वही करवाते हैं इन्हें चुनाव को। तो स्थानीय चुनाव याद रखिए, हर राज्य का स्थानीय जो आप देखते हैं चुनाव आयोग होता है वही करवाता है। भारत के संविधान के भाग 5 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये चुनाव से संबंधित है, और जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। और जैसा कि आपको बताया कि इस चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल और पात्रता आदि से संबंधित है। और ये अनुच्छेद आप लोग सभी याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण और निर्देशन, नियंत्रण की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल करने या इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 26 को आप लोग पढ़ेंगे तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। आप देखते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग मतदाता बन चुके होंगे। अनुच्छेद 327 को पढ़ेंगे तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनावी मामले में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार की बात की गई है। अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें कि इसमें कितने आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त में मूलतः एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। पहले 1 सदस्यीय ही था और इसमें एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन राष्ट्रपति साहब की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 3 सदस्यीय बना दिया गया। एक आप देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस डेट को याद रखिएगा। और इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था फिर से, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया था। और तब से अभी तक आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन हकीकत की अगर आप लोग देखें पीछे क्या चलता है, उस बैकग्राउंड को आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि अपने मन से नहीं कर देगा राष्ट्रपति, उसे जो सरकार कहेगी, जो सत्ता में होगी वही आप देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। एक बात आप लोगों को उदाहरण देता हूं, आप देखते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति की बात कही गई है, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कई राज्यों के राज्यपाल आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता देखने को मिल जाएंगे। उनकी नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति ने की है। तो आप देखेंगे वो काम किसके हिसाब से करेंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। इसका उदाहरण आप लोगों को केरल में देखने को मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा, जहां उनकी बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है। दिल्ली चले जाइए आप लोग, उपराज्यपाल के बीच और आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। अगर हम लोग चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखा गया है, और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। तो जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है ना, उसी तरह से इसे भी हटाया जा सकता है। हटाने की अगर प्रक्रिया आप लोग देखें तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। और निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना जरूरी होता है। और उपरोक्त पद से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह आप लोग जरूर याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इनके लिए। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को, जो आप देखते हैं राष्ट्रपति है ना, उन्हें हटाने के लिए कहा गया है और जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल सदस्यों संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है। ये राष्ट्रपति के लिए संविधान का अनुच्छेद 61 आप लोग पढ़ेंगे तो उसी में बताया गया है। अगर निर्वाचन आयोग की अगर कामों की बात करें कि इसका काम क्या है, तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। उपचुनाव कहा जाता है उसे जो किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव करवाने की बात होती है, तो उसी को उपचुनाव कह देते हैं। यह निर्वाचन नामावली तैयार करता है, वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। आप लोग देखते होंगे मतदाता पहचान पत्र रहता है। और यह मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करता है। मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य समृद्ध कार्यों का प्रबंधन भी करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के लिए साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी है। और यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना कर सके और सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। अभी आपने देखा है दुरुपयोग के मामले कई आए हैं, तो उस पर भी इसके चुप रहने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये आखिर क्या चाहता है। कुछ आप देखिए, एक तरह से कोई अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कुछ दंड तो रखा जाए, उसे सजा तो दी जाए। और यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा भी निर्धारित करता है, उसकी निगरानी भी करता है। लेकिन यहाँ भी आप देखिए सवाल खड़े होते हैं। आप सभी जानते हैं जो निर्धारित की जाती है उससे कई गुना उम्मीदवारों के द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन उस पर भी इसके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है। तो इस पर भी आप देखते हैं कि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, आलोचना की जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग की महत्व की बात करें तो 1952 को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। 1992 से मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का काम भी करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानवता अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। और अभी देखेंगे चुनाव आयोग की बात होती है, कहीं नाम लेते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। इतनी छवि आप देखिए धूमिल हो रही है, पढ़े लिखे लोग हंसने लगते हैं। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। और हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनाव शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश की चुनाव प्रक्रिया प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का काम भी करता है। कौन? चुनाव आयोग। चुनाव सुधार पर आप देखते हैं कि कई बार सिफारिशें भी की जाती हैं और आप देखेंगे 2020 में ACI के अधिकारियों और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित 9 कार्य समूहों ने चुनाव सुधार में अपनी मसौदा सिफारिशें प्रस्तुत की थी और नए मतदाताओं के पंजीकरण और पत्ते में परिवर्तन सहित विभिन्न मतदाता सेवाओं के लिए सभी प्रपत्रों को एक ही प्रपत्र से स्थापित करना कई संख्या में फॉर्म भ्रम पैदा करते हैं और प्रक्रिया में दक्षता को प्रभावी करते हैं। और 17 वर्ष की आयु के सभी संभावित मतदाताओं के लिए स्कूल या कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू करना
ताकि 18 वर्ष की आयु में पात्र होते ही उन्हें मतदाता सूची में नामांकित किया जा सके। और ईसीआई ने मतदाताओं के रूप में नामांकन के लिए एक वर्ष में 4 कट ऑफ तिथियां भी सिफारिश की थी। और आपको बता दूं कि इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उन्हें भी एक तरह से आप देखिएगा क्या कहा गया था, उनमें भी सुधार की बात कही गई थी। एक अन्य सिफारिश सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मतदान से पहले 24 घंटे की मौन अवधि लगाने की तिथि की बात हुई थी। और मतदान से पहले पिछले 48 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विचार करना फिलहाल प्रतिबंधित भी है। तो उसी की बात हो रही है सबकी, ठीक है। और इन्हीं पर रोक लगाने की बात हुई थी। अब आप देख ही लीजिए कि निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या क्या बनी हुई है। बरसों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और आज आप देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आप लोगों को अधिकतर दागी अपराधी व्यक्ति ही चुनाव में सदस्य देखने को मिलते हैं। और आप देखिए आज के समय में यही प्रवृत्ति भी बन चुकी है, प्रथा बन चुकी है कि जिस पर जितने मुकदमे होंगे उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। और आप देखिए कानून बनाएंगे अपने हिसाब से ही बनाएंगे, अपने खिलाफ तो बनाएंगे नहीं। तो ये भी आप देखते हैं राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी की वित्तीय विनिमय को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। और हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रही है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है। जो गुलामी करता है उसी को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने, वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। कई लोग कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छानी हो जाती है, ईवीएम बदल दी जाती है, तो उसी की बात हो रही है। और वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने के आयोग के सामने बड़ी चुनौती भी है। आयोग के आप देखेंगे जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभाले। और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे। लेकिन इसे नहीं माना जाता है। और इससे क्या रहेगा कि विपक्ष को भी भरोसा रहेगा कि आप हमें शामिल कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, तो उसकी बात होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए सवाल खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसकी कहानी। और बताइए अगर आपके मन में कहीं डाउट है तो उसको भी क्लियर कर देंगे। ये पूरा चुनाव आयोग का एक ओवरव्यू है, ठीक है।